नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल हिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के संदर्भ में। इसके अलावा इस भर्ती से संबंधित आप लोगों की क्वेरीज हैं उनको भी रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि कोविड-19 की इस महामारी में आप और अपने परिवार का बचाव कीजिएगा, क्योंकि इस महामारी में बचाव ही सबसे बड़ा एक हथियार हमारे आपके पास है और जो कि हमारे और आपके ही द्वारा इसमें सबसे बड़ा योगदान किया जाना है। बाकी सरकार के द्वारा जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है उसके नियमों का तो पालन करना ही करना है। उसके अतिरिक्त हम आप एक जिम्मेदार नागरिक के नाते अपना बचाव और अपने परिवार का बचाव करेंगे, ताकि ये जानबूझ के हमारे घर मुसीबत ना आने पाए। और क्रॉनिकल हिस्ट्री परिवार ये आप सभी लोगों से निवेदन करेगा कि यदि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन से रिलेटेड हो या किसी अन्य तरीके से हो, तो डेफिनेटली करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। और बाकी इस कोविड-19 से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक हमारे पास है, वो इस वीडियो के एंड में आपको अटैच कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं सीधे अपने सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती से संबंधित जो कोर्ट में चल रहा है उसके संदर्भ में क्या कुछ नया है। तो नया फ्रेंड्स ये है कि इस बार कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी लखनऊ बेंच और उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जितने भी हैं उनमें समर वेकेशन इस बार पहले कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 5 मई को एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि इस बार समर वेकेशन 10 मई 2021 से लेकर 4 जून 2021 तक रहेगा, जो कि पहले 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक होना था। लेकिन अब इस कैलेंडर में मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा और समर वेकेशन इससे पहले हो जाएगी। उसका कारण मेनली यही है कि इसमें जो पेंडेमिक का विस्तार हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। संक्रमण को रोकने के लिए कोर्ट कचहरी बंद किए जा रहे हैं, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट में भी पहले समर वेकेशन की छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन समर वेकेशन के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट केस होते हैं जिनकी सुनवाई कंटिन्यू रहती है। तो चूँकि अपने केस की सुनवाई चंद्रधारी सिंह जी जो जस्टिस साहब हैं, जिनका मैंने ये फ़ोटो सामने अटैच किया हुआ है, उनके द्वारा है सुना जाना, तो उसमें सुना गया है। और इसमें जो रोस्टर नया वाला जारी किया गया है जिसमें समर वेकेशन में भी कुछ जो है केसों की सुनवाई होनी है, तो उससे संबंधित क्या कुछ है ये सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोटो मैंने क्यों अटैच की है। ये जो चंद्रधारी सिंह जी हैं, ये 4 नंबर सीरियल नंबर 4 पे आप देख सकते हैं कि कोर्ट संख्या 20 में इनके ये अपने केसों को सुनेंगे। और इसमें किस तरीके के केस सुने जाएंगे, फ्रेश और लिस्टेड केस, फिजिकल और ई फाइलिंग दोनों तरीके से सुने जाएंगे, जिसमें ऑर्डर, एडमिशन और हियरिंग तीनों तरीके से केसों को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कौन कौन से केस इसमें कंसीडर होंगे, इसमें 3 तरीके के केस कंसीडर होने की बात कही गई है। और तीनों में आल जो है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेंट्स होंगे, क्रिमिनल केसेज होंगे, और इसके अलावा क्रिमिनल के अन्य मैटर जो है कुछ और हैं उनको भी सुना जाएगा। लेकिन अपने सर्विस मैटर को इसमें सुने जाने से संबंधित कोई भी न्यूज़ नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके की जो भी रोस्टर जारी होते हैं उनमें उन केसों को लिया जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। चूँकि सर्विस केस को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, इसलिए इसमें इसको कंसीडर नहीं किया गया है। अब प्रश्न सबसे बड़ा उत्पन्न होता है कि क्या फिर अपना ये जो कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है ये फिर कब तक आएगा। लेकिन इससे पहले एक मुसीबत ये भी है कि जो कुछ लोगों को ये भी डाउट आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं और मेरे इंस्टाग्राम उस पर टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कि क्या अपना ये केस रिजर्व हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी सूचना मैंने आपको जो ऑर्डर वहां से आया था हाई कोर्ट का, उसको भी मैंने उस पर भी बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें दिखाया गया था कि ऑर्डर आपका रिजर्व हुआ है। ये 5 फरवरी 2021 को ऑर्डर रिजर्व होने की सूचना आई थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपना केस रिजर्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि इस तरीके की कोई चीज़ हुई ही नहीं है। अब रही बात है कि इस बीच अपना केस जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, तो डेफिनेटली इसमें कहीं पे भी अपने सर्विस मैटर को कंसीडर नहीं किया गया है। तो ये इस बीच तो फिर एक यश प्रश्न बनता है कि अपने केस का जो ऑर्डर है ये कब तक रिलीज़ किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी इसका जो है जून माह में ही संभावना है कि इसका ऑर्डर रिजर्व जो रखा गया है उसको सुनाया जाए। जैसा कुछ होगा वो आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये जो फोटोग्राफ मैंने दिखाई थी चंद्रधारी सिंह जो हैं अपने जस्टिस साहब,
तो उसके पीछे ये था लॉजिक कि मैं एक ईमेल आईडी इनकी देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताएं कि cdsingh@illahabadhighcourt.in। अब इसमें आप लोग अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को एक या दो लोग डिसाइड कर लीजिए ग्रुप में कि कौन लिख के भेजेगा, और एक इस ईमेल आईडी पे अपना एक मेल ऐसा भेजिए जिससे कि उसमें आप लोगों का जो स्टूडेंट्स का दर्द है वो जो जस्टिस साहब हैं उन तक पहुँचे। मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उस मेल में ये आप लिखिए कि हमारे पक्ष में आप निर्णय दे दीजिए, ये बिल्कुल आपको मेंशन नहीं करना है। लेकिन जिन परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे हैं तो उनमें इतना सहयोग की अपेक्षा ज़रूर की जा सकती है कि जस्टिस साहब से कि हमारा जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है उसको सुना दिया जाए। अब वो हमारे जो ऑर्डर रिजर्व है वो पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कम से कम नहीं जब इसका ऑर्डर सुना दिया जाएगा तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी क्या है। अब रिजल्ट बनाने के लिए UPSSC पे दबाव बनाना है या फिर कुछ और करना है। लेकिन जब तक इसमें ऑर्डर नहीं सुनाया जाता है तब तक हमारा जो ये अगली प्रक्रिया है ये बिल्कुल रुकी हुई है, और इसकी वजह से लगभग 90 दिन से अधिक समय हो भी चुका है। अब चूँकि 90 वर्किंग डेज की बात की गई है तो वर्किंग डेज में ये जो समर वेकेशन है ये भी कंसिडर नहीं की जाएगी, और ऑलरेडी वर्किंग डेज काफ़ी कम रहे हैं इस बीच, तो वो भी देखा जाएगा कि उसका समय कब होता है। लेकिन उससे पहले यदि सुना देते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो एक प्रयास कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी लोग लग जाइएगा और इतने सारे मेल भेज दीजिएगा कि और दिक्कत हो जाए वहाँ पे। लेकिन हाँ ये कि ये चाहे अपनी लीगल टीम की तरफ से कोई ऐसा निर्णय ले लिया जाए या आप जो क्रॉनिकल हिस्ट्री परिवार का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति सारी चीज़ों को सही से मैनेज करे और अपनी बात को वहाँ तक अपने जो आप स्टूडेंट्स का दर्द है वो उन तक पहुँचाने का प्रयास कर सकता है। अब आप लोगों के कमेंट्स की बात करता हूं तो आप लोगों के बहुत ही भावुक और बहुत ही जो है स्ट्रेसफुल कमेंट आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य आप बनाइए और अपना पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए और अपना स्ट्रेस लेवल है उसको थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि वैसे भी कोरोना महामारी की इस दौर में आप लोग आप और आपका पूरा परिवार स्ट्रेसफुल है, मैं जानता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जॉब और आपके साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी स्ट्रेस आप लोगों को और ज़्यादा है, डेफिनेटली है, क्योंकि एक युवा जब होता है उसको रोज़गार की तलाश होती है। उस रोज़गार के लिए 2016 से लेकर 2021 तक अभी भी इंतज़ार है और कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो डेफिनेटली उसके भविष्य को लेकर चिंताएं उसकी जगजाहिर रहेंगी भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इतने स्ट्रेस में आ जाएं कि आपको भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाए, और इस समय ट्रीटमेंट के नाम से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए कि आपके मानसिक स्तर किसी भी तरीके से स्ट्रेसफुल ना हो, ताकि आपको कोई अनदर प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि जब आपको कोई दिक्कत होगी तो आप अपने परिवार का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे और साथ ही साथ आपके परिवार वाले भी आपके साथ सफ़र करने लगेंगे। तो अभी ये आप सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। डेफिनेटली ये वक्त आपके लिए डबल मुसीबत लेकर आया है, क्योंकि यदि आपका केस यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता तो आपकी एक दिशा मिल जाती और UPSSC को क्या करना है उसको लेकर आप लोग अपनी रणनीति तैयार करते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो लीगल टीम है, मैं तो कहूँगा लीगल टीम ने भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। जो देखा जाए तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। थोड़ा सा यदि प्रयास करते, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीधे जस्टिस साहब पे ही डिपेंड नहीं करती हैं, ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके माध्यम से वहाँ पे भी अपनी बात रखते और प्रयास करते कि ये डिसीजन जो है जो समय सीमा उससे पहले ही आ जाता, और स्टूडेंट्स का कल्याण की बात थी तो हो सकता है वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिल भी जाता और बाकी अन्य जो मैटर रहते हैं उनको रिजॉल्व किया भी जाता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी लीगल टीम ने अपना जो है सहयोग बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया है। बाकी लीगल टीम को ये अच्छा नहीं लगेगा मेरे द्वारा ये सब कहा जा रहा है, लेकिन सच्चाई है, जो सच है वो कहने में कोई डर नहीं है। इतना समय जाया कर दिया गया है, ये थोड़ा सा प्रयास करती लीगल टीम तो हो सकता था इससे पहले कोरोना महामारी की जो समस्या है इससे पहले भी ये केस अपना रिजॉल्व हो सकता था। लेकिन अभी भी वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि जस्टिस साहब जैसा करेंगे वैसे ही होगा, तो फिर थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है ऑफिस स्टाफ इसमें क्या सहयोग कर सकता है। हालांकि सुनाना जो ऑर्डर है वो जस्टिस साहब को ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयरिंग और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें ऑफिस स्टाफ ही करता है, और उनको सबको पता भी रहता है किस चीज़ में क्या मैटर हमें लिखना है, टाइप करना है और कौन से डिसीजन हमको देने हैं। तो चलिए जो भी है फ़िलहाल कुछ हुआ नहीं है, और आगे अभी संभावनाएं हैं कि जून माह में जैसे ही कोर्ट खुलेगा
तो मैं आपको अपडेट बीच बीच में देता रहूँगा इससे रिलेटेड। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं क्रॉनिकल हिस्ट्री परिवार की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन इस बीच मैं आशा करूँगा कि ये जो वीडियो अटैच किया हूँ ये आप लोग ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप अपने और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस महामारी में अपना और अपने परिवार को बचाना है। साथ ही साथ आपसे जो सहयोग हो सके, किसी अन्य की मदद हो सके तो बिल्कुल करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है। ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई है FDA के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डाटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामीथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ, ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामीथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए। जो अवेलेबल है, जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है। इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ 2nd वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास, उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। मैं संजीव कुमार, सनशाइन हॉस्पिटल हैदराबाद से बोल रहा हूँ।